अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहेंगे आप सबको एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जुमे का दिन आप सबको मुबारक हो। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं द डैशिंग हुमायूं ज़ेब अब्बासी। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक ठाक होंगे। गर्मी अब बढ़ना शुरू हो गई है और अब तेज़ी से जो है वो आपको अपनी लपेट में ले लेगी। लेकिन लाहौर, ये पहली बार हुआ है कि इस्लामाबाद में बारिश नहीं हुई, लेकिन लाहौर में बड़ी तूफ़ानी बारिश हुई थी और बहुत सारा उससे नुकसान भी हुआ। अल्लाह ताला लाहौरियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बट हैविंग सेड दैट, कहते हैं कि जब भी मौसम की तब्दीली आए तो उसमें आपने अपना सेहत का ख्याल भी बहुत रखना है, क्योंकि उसके इफ़ेक्ट्स आपके स्किन पर, आपके जिस्म पर, आपकी बॉडी के टेम्परेचर पर पड़ते हैं और उससे फिर आप बीमार भी पड़ जाते हैं। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हलीमा, आज का मौजू मैं सोचे कुछ और आया था, बट क्योंकि मैंने कुछ और देखा तो आई हैव चेंज कम्प्लीटली कि कैसे माँ बाप अपने बच्चों की हर चीज़ में साथ देते हैं, रिगार्डलेस वो शायद अगर कोई बच्चा देखते रहे कहते हैं यार, हम सब इंसान, हम कहते हैं कि यार कितना इसके साथ करें, मतलब हमें वो गुड लुकिंग नहीं लगता, बच्चा प्यारा नहीं लगता। मैं अभी इशरत साहिबा की एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उन्होंने कहा था मैंने अपनी बच्ची को देखा और मैंने उससे पहले पूछा कि क्या उसका रंग कैसा है, तो वो कहती कि मुझे लगा, फिर उसके बाद वो उनकी वफ़ात भी होगी, उनकी बेटी के अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में से आला मकाम अता फरमाए। और वो कहने लगी कि मैंने उसकी कब्र पर बैठ कर रोया और मैंने कहा कि मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। लेकिन फिर मैंने देखा कि कैसे माँ बाप, हालांकि वो, अगर आप उसे दूसरी पर्सपेक्टिव से देखें तो वो माँ इसीलिए कर रही थी क्योंकि उसे पता था ये सोसाइटी उसे किस तरह लेगी, ये बिकॉज़ उन्होंने वो सब कुछ झेल चुकी थी, बिकॉज़ ऑफ कलरेशन, तो वो उस सारे प्रोसेस से गुजर चुकी थी, तो वो चाहती थी कि मेरा बच्चा उस प्रोसेस से ना गुजरे, उसको वो सारी जो हम लोग कलर के साथ स्टिग्मास अटैच कर देते हैं उसको सारा फेस ना करना पड़े। तो इस वजह से उन्होंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा था। लेकिन कभी कभी ऐसी कोई चीज़ होती है जिसमें बाद में हमें अफसोस होता है। एक टाइम था जब तुम बिल्कुल एक मुख्तलिफ what you say कैरेक्टर में थी और मैं एक डिफरेंट कैरेक्टर में था कि आई वाज नॉट मैरिड, मेरी ओपिनियन बड़ी डिफरेंट। अब आई एम मैरिड आल्सो, बट अभी भी तुम्हारे पास एक स्टेटस है, वो है पेरेंट्स का, ठीक है, तुम एक वालिदा हो और मैं अभी तक अब आई डिडंट गेट दैट स्टेटस, बट इंशाल्लाह ताला वेरी सून। बट हलीमा, एक बच्चा चाहे गलत भी कर रहा होता है, उसके माँ बाप का जो दिल है ना, वो उसके लिए मोम की तरह पिघलता रहता है। जैसे मैंने कल ज़ैनब से पूछा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ज़ैनब जब जाने लगी तो मैंने ज़ैनब से कहा, उससे कहा कि रात को जो भी पका हुआ, हमने कहा पका लो, हम लोग अक्सर बातें करते हैं, उससे कहा ये खाओगे वरना कहते हो रात को भूखा सोया, तो वो निकलने लगी। मैंने कहा अच्छा ज़ैनब बात सुनो, तुम्हें बुरा लगा? एंड शी टर्न्ड बैक, ऐसे बड़ी और कहती है हाँ बहुत बुरा लगा कि वो रात को बगैर खाने के सोया। सो आई फेल्ट दैट पेरेंट्स डू सो मच फॉर यू, इतना कुछ आपके लिए वालिदैन करते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते वापस उनको, हम उनको कुछ दे नहीं पाते वापस। मैंने अभी एक वीडियो देखा था, जल्दी से बताता हूँ। डिसेबिलिटी, जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके लिए माँ बाप जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसके बारे में जानने के लिए एक वर्कशॉप ले रहे थे, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके बच्चे बता नहीं सकते। थोड़ा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग पेरेंट्स के हवाले से बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे उन पेरेंट्स के हवाले से जिनके बच्चों की कोई स्पेशल नीड्स होती हैं या उनको किसी मोर असिस्टेंस की ज़रूरत होती है एक आम बच्चे से। उनके पेरेंट्स जो हैं वो पूरी ज़िंदगी एक स्ट्रगल करते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को अब बहुत सारे मशवरे देना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान में इस हवाले से लॉज भी बन गए हैं, कज़न मैरिज के हवाले से, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से भी बच्चों के अंदर जो है वो डिसेबिलिटी सामने आना शुरू हो जाती हैं। इसके हवाले से बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं पंजाब में और KPK में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। बाकी सूबे भी उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस मिजरी की जो एक बच्चे के स्पेशल नीड्स होने की वजह से उसके पेरेंट्स जो हैं वो फेस करते हैं। वैसे ही पेरेंटिंग एक बहुत मुश्किल चीज़ है, इसके लिए आपको बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है। हुमायूं, आप क्या कहेंगे? हलीमा, मैं इसको कोट करूँगा एक वाक़े से। मैं जब रिसेंटली कराची गया तो हमें सरकारी एक ड्राइवर अलॉट होता है, मुझे एक ड्राइवर अलॉट हुआ, तो उनसे बड़ी गपशप लगी। आप सब जानते हैं कि मैं बड़ा वो इस तरह का इंसान हूँ कि मैं हर किसी से गप लगाता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो घर जाएंगे, जब वो घर जाते हैं तो कहते हैं कि उन्होंने कहा एक स्पेशल बच्चा है। तो मैं सिर्फ वाक़या बताने के लिए बता रहा हूँ। तो मैंने शवारमे लिए, मैंने कहा आप आज शवारमा लेके जाएं घर। मैंने बताया कि पंखे भी सिर्फ 3 हैं,
एक पंखा है और एक कमरा है, वहाँ पे सारे सोते हैं, 4 बच्चे हैं। और कहते हैं एक स्पेशल नीड वाला बच्चा, कहता है उम्र आप वो उसकी होगी है 28-29 साल उम्र होगी, 27-28 साल, लेकिन वो दिमाग से अभी भी 11 साल का है, 10 साल का है। तो उन्होंने कहा जब मैं शवारमा लेके गया तो उन्होंने बताया, कहते मैंने कहा आपने बताया कि आप कहाँ से लाए? कहते हैं हाँ मैंने बताया कि आपने लेकर दिया और किया। कहता है इसका मतलब है आपको ऑफिस वाले डेली मेरे लिए शवारमा देते हैं, आप मुझे देते नहीं हैं। एंड देन व्हाट ही वाज सेइंग दैट के उन्होंने मुझे बताया, कहते कि उन्होंने ज़िंदगी में, कहते मैंने बहुत ख्वाहिशें की हैं, कहते मुझे ये चाहिए था, घर चाहिए था, बड़ा चाहिए था। कहता मुझे सिर्फ एक ख्वाहिश है, मेरा बच्चा ठीक हो जाए किसी तरह, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। कहते कि जब और वो कहते कि जब भी कोई आता है ना, कोई मेहमान आता है तो कहते इसे चुप कराएं, ये क्यों इसको चुप कराएं, इसको अच्छा इसको कहीं बाहर ले जाए, ये दूसरा कमरा तो है नहीं, कहते इसको बाहर ले जाए। और कहते कोई हमारे पास बैठता नहीं है। आप इस मिजरी को देखें कि कितनी बड़ी मिजरी है कि एक पेरेंट को वो सब सहना पड़ता है। और हम एज अ सोसाइटी इतने फेल हो चुके हैं कि हम किसी को इस तरह देखते हैं, यहाँ तक कि एक नॉर्मल बच्चा रेस्टोरेंट में शोर कर रहा होगा, कहेंगे यार, जहाज में कहोगे कि यार ये फ्लाइट बड़ी कोई बकवास फ्लाइट थी। इट इज़ नॉर्मल। इसको नॉर्मल लेना शुरू करें कि अगर किसी का बच्चा शोर करे। मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम लोग तरक्की करते जा रहे हैं ना, गैजेट्स आ गए, इस तरह की चीज़ें आ गए, तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव भी आ गए कि सुन कर दो, इनको पॉज कर दो, इनके सामने एक स्क्रीन। मैंने लिटरली बच्चों को देखा है, मैंने लिटरली बच्चों को देखा है कि नहीं पसंद आ रहा स्क्रॉल कर दो, पॉज कर दो, वो पॉज हो जाते हैं। आप उनके सामने स्क्रीन लगाएं, उनको किसी चीज़ का होश नहीं रहता, आप उनको आवाज़ देते रहें, उनको समझ नहीं आएगी। क्योंकि आप ये समझें कि उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो इमोशंस हैं, उनकी जो सिग्नल्स हैं, ब्रेन जो सिग्नल्स देता है वो पॉज हो चुके हैं। इसलिए खुदारा अपने बच्चों को इस तरह मत करें, उनको करने दे शोर। अगर आपको कोई मसला नहीं है शोर सुनने से तो किसी XYZ को नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे ज़ैनब का इनपुट इसमें लेंगे, बिकॉज शी इज़ अ मदर ऑफ 2 किड्स, तो उनका इनपुट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा और वैलिड होगा। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी कि हम पेरेंट्स के हवाले से बात करें कि उनकी लाइफ कितनी स्ट्रगलिंग हो जाती है जब उनके पास एक बच्चा ऐसा होता है जिसकी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं। और आई थिंक दिस इज द वाहिद रिलेशनशिप जिसमें देने वाला पार्ट होता है। आप सिर्फ दे रहे होते हैं, आप दे रहे होते हैं। तो खास से बीइंग अ पेरेंट इज ऑलवेज गिविंग, आपको कभी भी और आपको सिर्फ जो मिल रहा होता है वो होता है वो सिर्फ एक स्माइल, खुशी, वो सिर्फ एक उसकी वो आपको जब बच्चा खुशी से कहता है बाबा सिर्फ थैंक यू या मामा आपके लिए वो थैंक यू इज द वर्ल्ड। ज़ैनब, डू यू बिलीव दैट कि पेरेंट्स बहुत कुछ देते हैं और वापस उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और हम उन्हें कभी कुछ दे भी नहीं सकते? सबसे पहले ये नॉन स्टॉप स्ट्रगलिंग लाइफ ये कब तक जारी रहती है? अच्छा, ये तो आपके पास स्पेशल चाइल्ड हो या ना हो, ये पेरेंट्स की स्ट्रगलिंग तो लास्ट अपनी सांस तक जो है ना वो चलती रहती है। बिल्कुल। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पेरेंट्स उन बच्चों को संभालते संभालते एक जगह स्टॉप हो गए हैं, क्या उनका क्या है? वो उन्होंने आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना? मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे होता है कि अच्छा ये एक चीज़ तो है। मैं एक टिकटॉक पे, इंस्टा पे एक फैमिली है, चीज़ी फैमिली के नाम से, मैं उनको फॉलो करती हूँ। उनके बेटे को जो है ऑटिज़म है और वो बड़े अच्छे तरीके से वो हर चीज़ हैंडल करते हैं। वो उन्होंने जर्नी अपने बेटे की दिखाई, छोटे से वो बड़ा हुआ, किस तरह उसको देखते हैं। जब वो ट्रैवलिंग कर रहे होते तो उसके किस तरह से मूड स्विंग्स आते हैं, वो लेकिन वो रुके, वो ख्याल रखते होंगे। हाँ, वो पेरेंट्स रुके नहीं हैं, वो चल रहे हैं, वो अपनी भी प्रोग्रेस जो है ना, अपनी स्ट्रगल्स लेके साथ चल रहे हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स जो है ना वो रुक गए हैं। मुझे उनको देख के सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है कि ये अब अपना क्या है, क्योंकि अभी उन लोगों को समझ नहीं आ रही। लेकिन जब 4-5 साल जब गुजर जाएंगे ना, और जो लोग उनके सर पे उन्होंने हाथ रखा हुआ है किसी भी रीज़न के हवाले से, जब वो हटा लेंगे ना, क्योंकि हर चीज़ मुस्तकिल नहीं होती ना, प्यार भी मुस्तकिल नहीं होता, वो भी कम होता है। जब वो हटा लेंगे तो फिर किस हिसाब से वो चीज़ों को मैनेज करेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर वो किस तरह से उस बच्चे को संभालेंगे। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन ज़ैनब, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो है, जो भी पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चों की नीड्स कुछ इस किस्म की होती हैं कि वो वॉशरूम में नहीं जा सकते,
ठीक है, और उनको किसी खास जगह पे ही जाना है, तो उन पेरेंट्स के लिए फिर कहीं ना कहीं मजबूरी भी बन जाती है ज़ैनब कुछ चीज़ों को अपनी लिमिट कर देना, कि किसी फैमिली फंक्शन में जाने को लिमिट कर देना, क्योंकि उनको पता है कि उनके बच्चे की एक ऐसी नीड है जो किसी खास जगह पे ही पूरी हो सकती है। तो हम अब सवाल तो नहीं पूछेंगे? नहीं, अच्छा, हम अब अपने मेहमान को बुलाते हैं देर किए बगैर, लेकिन उससे पहले ज़ैनब आप क्या बनाओगे? ज़ैनब कह रही है पूछ लें क्या बनाना है। पूछ लेंगे क्या बनाना है। आज मैंने ओरियो शेक बनाना है। Okay. So the response you got from me. हम मुलाकात करवाते हैं आपको अपने मेहमान से। बहुत डिफरेंट एक फील्ड ऑफ लाइफ से आज हमारे मेहमान मौजूद हैं। बहुत सारी चीज़ें आज उनसे हम सीखेंगे। मेरे लिए बहुत डिफरेंट एक डिफरेंट टॉपिक है जिसके बारे में वी गोना टॉक अबाउट। सॉरी मेरा टिश्यू वहाँ पे रह गया था। सो डॉक्टर आदिल शफी जो है ये इन्होंने डिप्लोमा इन सेक्सोलॉजी लिया हुआ है। जो मेन हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा ये काम करते हैं। यानी कि मेन जो अब जब भी फर्टिलिटी की बात आती है, इनफर्टिलिटी की बात आती है, तो सिर्फ खातून का नाम आपके जहन में आता है। लेकिन आज हम ये बोल्ड स्टेप लेंगे, आज हम इनसे भी इस बारे में बहुत पूछेंगे, ओबेसिटी के हवाले से भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं एट अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज, और साथ में ये जनरल प्रैक्टिस हॉस्पिटल में चीफ ऑफ सर्जरी भी हैं एंड अलाइड। आई एम रियली हैप्पी दैट ही इज़ हियर टुडे, और बहुत सारी बातें आज इनसे होंगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आदिल शफी फॉर कमिंग टुडे टू आवर शो एट इकोसब। आज बहुत सारी ऐसी बातें होंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? Thank you so much for your time. Thank you very much for having me. Thank you very much for coming. Please बैठिए। वो कॉर्नर आपने कर लेना। आपकी टाई बहुत खूबसूरत है। ये मैंने एक बार कहीं पता नहीं मुझे याद नहीं मैंने कहाँ देखी थी, और मैंने लेने का इरादा किया। थैंक यू वेरी मच फॉर द वर्ड्स। मैंने इरादा किया, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये मुझे मेरे पास ऐसा कोई सूट नहीं है जिसके साथ अच्छा लगे। वो ब्लू सूट था जो मेरे पास नहीं था, तो आपने ब्लू में पहना, मुझे लग रहा है somehow मेरी टाई आपकी बास्केट से भी मैच हो रही है। एंड दिस इज अ प्रीशियस गिफ्ट गिफ्टेड बाय माय वन ऑफ द पेशेंट। अच्छा, आपने इतना प्रीशियस कहा, मुझे लगा वन ऑफ वाइफ कहेंगे मुझे। आपने वन ऑफ द कहा, फिर मैं कहा वाइफ तो नहीं हो सकती वन ऑफ द, क्योंकि वाइफ एक ही होगी। जी वाइफ, क्योंकि डॉक्टर के पास दो वाइफ रखने की गुंजाइश नहीं हो सकती। बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन मेरे लिए एक ही मेरी दुनिया है। अब आपने कवर किया डॉक्टर साहब। आपने पहले कहा वन ऑफ माय प्रेशियस पेशेंट्स एंड देन यू सेड वाइफ। पर डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आने के लिए। आप पेरेंट भी हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग? आई एम अ पेरेंट ऑफ टू डॉटर्स। तो सवाल बनता है आपसे करने के लिए। डॉक्टर साहब, हमने जो टॉपिक छेड़ा है वो ये कि वालिदैन बहुत कुछ दे रहे होते हैं और आवाज़ सुन भी रहे थे, और हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता है। अक्सर चोरी छुपे देख लेते हैं, लोग नोट कर रहे होते हैं, लग रहा होता है हम ठीक बात कर रहे हैं। बहुत कुछ देते हैं बिला ये देखे कि वहाँ से वापस क्या आएगा। ये वाहिद रिश्ता है जिसमें आपको गिव करते हुए आप थकते नहीं हैं, आप और देना चाहते हैं। ये स्ट्रगलिंग लाइफ ऑफ पेरेंट नेवर एंड्स। व्हाट्स योर नोट ऑन दैट? इज आई टोटली एग्री विद यू। मैं अभी अगर आपको अपनी जर्नी शादी से पहले या एक बाप से पहले की बताऊं तो वो थोड़ा डिफरेंट जर्नी थी। आप समझें उसमें डॉक्टर आदिल थे तो डॉक्टर आदिल ही थे, लेकिन जब आपके बच्चे हो जाते हैं, स्पेशली डॉटर्स के बाप जब हो जाते हैं, तो आपका जीना मरना, रोना हंसना सब कुछ उनके साथ एसोसिएटेड हो जाता है। ठीक है, आप यकीन जाने, लेकिन अल्लाह ताला ने इन औलाद में एक सुकून भी ऐसा रखा है। जैसे थोड़ी देर पहले मैं आपको सुन रहा था कि आप वापस पेरेंट्स को दे तो कुछ नहीं सकते, लेकिन जो मेरी पूरे दिन की थकान ऑपरेशन थिएटर के बाद जस्ट मैं जब अपनी बेटियों को देखता हूँ, वो एक जब स्माइल करती हैं तो सारी थकावट वैनिश हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। और मैं यंग जनरेशन को, मैं अपने स्टूडेंट्स को, मैं अपने बच्चों को, मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी जाता हूँ, मैं हमेशा वहाँ पे एंड पे ये बात कह के जाता हूँ, बाप राजी तो रब राजी, और जन्नत माँ के कदमों तले है। और मैं उन्हें ये कहता हूँ कि दुनिया में हर एक को नाराज़ करना चाहो करो, लेकिन ये जो दो अजीम हस्तियाँ हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला ने आपको एक प्रीशियस गिफ्ट अता किया है। बहुत सारे बच्चों के पास ये नहीं होता। जब वो पैदा होते हैं तो उन्हें पता चलता उनका बाप नहीं है। डॉक्टर साहब, आपके माँ बाप हयात हैं? जी जी, माशाल्लाह, रब का बड़ा एहसान है जी। और आप रब का बड़ा एहसान है। आर दे इन द सेम सिटी? जी जी, दे आर इन द सेम सिटी। ओह परफेक्ट, यू आर लकी देन। जी, आई एम वेरी लकी जी, आई फील वेरी ब्लेस्ड। मैं इसीलिए मैं बहुत सारे फ्रेंड्स मैंने देखे हुए जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनसे आप पूछें कि पेरेंट्स क्या होते हैं। तो जिनके पेरेंट्स हैं
उनको वैल्यू करें। इससे मोटी बात और कोई नहीं हो सकती कि बाप राजी तो रब राजी। कितनी बड़ी गहरी बात है, इस पर किताब में लिखी जा सकती है। और आप देखें, आपको इधर उधर जन्नत मांगने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला ने कहा जन्नत माँ के कदमों तले हैं। अच्छा, आज आपको ये भी बताऊं कि इस टॉपिक रखने का मकसद ये भी था, टुडे इज़ 15th of May, इट इज़ इंटरनेशनल फैमिली डे टुडे, और आज फैमिली डे है और फैमिली तो मुकम्मल हो ही नहीं सकती माँ बाप के बगैर। यहाँ पे मेरा ख्याल है ब्रेक लेने का कहा गया है। जी जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ रहें। वेलकम बैक टू द शो। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से आज हमने बात करनी है। सबसे पहले हम जिस तरह हुमायूं ने पहले भी कहा शुरू में, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसके हवाले से जिस लेवल तक जाकर बात कर सकें हम करें। डॉक्टर साहब, बहुत सारी जब इनफर्टिलिटी की बात आती है तो ख़वातीन के साथ साथ मर्दों को भी इलाज कराने की ज़रूरत होती है। इस हवाले से कितनी अवेयरनेस है हमारे माशरे में? आपके पास जो केसेस आते हैं उनमें आप क्या देखते हैं? कितने लोग ये इस मसले को फेस करते हैं और वो शर्म की वजह से बहुत लेट बताते हैं, जबकि मामला जो हैं वो आगे बढ़ चुके होते हैं? जहाँ तक बात की आपने अवेयरनेस की बात, मेरे ख्याल में 0%। और इस अवेयरनेस को उजागर करने की ज़रूरत है स्कूल लेवल पे। जब अभी बच्चा बालिग होने को है, उससे पहले उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। उससे पहले वो अवेयर होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आनी हैं, क्या चीज़ें नॉर्मल हैं और क्या चीज़ें एबनॉर्मल हैं। जब आप उसे अवेयर कराएंगे, उसे पता होगा ये मेरे अंदर नॉर्मल चीज़ें, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने हैं, तो वो इसको कहेगा हाँ ये नॉर्मल है। अदरवाइज़ उसके लिए सरप्राइज़ होगा, अदरवाइज़ वो परेशान होगा, पता नहीं मेरे साथ ये क्या होने जा रहा है। ठीक है। सो अवेयरनेस मेरे पास जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे मैं ये लेता हूँ कि 0% है स्कूल लेवल पे। ठीक है। जो कि होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब पहले बहुत ज़्यादा था कि फ़ीमेल इनफर्टिलिटी होती थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ डे बाय डे मेल इनफर्टिलिटी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मेरे पास अक्सर मर्द हजरात आते हैं, या तो वो ये कंप्लेन करके आते हैं, ये कंप्लेन उनको तकरीबन 8-10 साल से हो रही होती हैं, लेकिन एम्बैरेसमेंट की वजह से कि पता नहीं मैं किसी को नोटिस में लाऊंगा, क्या होगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा, सो ही फील शाई अबाउट इट कि मैं कैसे बताऊं। एब्सोल्युटली। वो बताना चाह रहा है, लेकिन उसके लिए मुश्किल है कि मैं कैसे बताऊं। अगर वो अपनी वाइफ को बताएगा तो वो उसके बारे में क्या एज्यूम करेगी। डॉक्टर साहब, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, हमें ओबेसिटी के बारे में कहा गया बताने के लिए, लेकिन ये टॉपिक इतना अहम है, हमने कभी इस पे बात नहीं की। तो हम बड़े एक कवर्ड लहजे में हम इससे बात करेंगे ताकि जो अंदाज़े बयां का तमद्दुन है वो भी बरकरार रहे और हम कुछ ऐसी बात ना करें जो किसी को नागवार गुजरे या किसी के गिरा कदर। एग्रीड। डॉक्टर साहब, बहुत एक अजीब सी बात मैंने देखी कि मोबाइल फ़ोन पॉकेट में रखने से अक्सर मैंने ये सुना है कि उसकी रेडिएशन से मर्दाना सेहत पे बहुत असर पड़ता है। क्या मेडिकली ये बात प्रूवन है? क्या इस पे कोई हकीकत है? किसी हद तक आप कह सकते हैं। मेरे पास अक्सर जो मेल हजरात आते हैं वो आते बेसिकली जब वो अपना टेस्ट करवाते हैं, सीमेन एनालिसिस, वहाँ पे उनको पता चलता है कि उनका स्पर्म काउंट कम है, जिसकी वजह से औलाद नहीं हो पा रही है। ठीक है। सो वन ऑफ द रीज़न व्हेन वी डिग इट आउट इज़ वेरिकोसील। वेरिकोसील क्या है? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ जस्ट द एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ द पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सेस। मैं इसको आसान कर देता हूँ। जो टेस्टीज़ की वीन्स हैं वो सूज जाती हैं और मुड़ जाती हैं। इससे होता क्या है कि टेम्परेचर राइज़ करता है। जैसे एक इंजेक्शन है, वो अगर फ्रिज वाला आइटम है, वो अगर आप उसमें नहीं रखेंगे तो वो ज़ाया हो जाएगा। जी ठीक है, लिखा होता है उसके ऊपर। इसी तरह जो स्पर्म है, इसको ज़िंदा रहने के लिए एक टेम्परेचर की ज़रूरत है। अगर वो टेम्परेचर बढ़ गया, वहाँ पे टेम्परेचर फेवरेबल नहीं होता, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता।
आपने देखा होगा अपनी ऑब्ज़र्वेशन में, या मैंने भी अपनी ऑब्ज़र्वेशन में देखा होगा, जब भी सर्दियों का मौसम आता है ये टेस्टीज नेचुरली कैसे टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करते हैं, ये स्क्वीज़ कर जाते हैं, स्टक कर जाते हैं, बॉडी के साथ आ जाते हैं, और गर्मी के अंदर ये लैक्स कर जाते हैं, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। बड़ी जल्दी मैं आपसे सवालात करूंगा ताकि फिर हम ओबेसिटी की तरफ आएंगे। जी। तकरीबन जो स्टैट्स कहते हैं वो 6 में से एक जो कपल है पाकिस्तान में वो बांझपन का शिकार है, औलाद नहीं होती। हैविंग सेड दैट, तकरीबन उस सारे जो एक कपल है 6 में से, उसमें 100% जो है वो एक्यूज़ किया जाता है खातून को कि बिकॉज ऑफ हर उसकी वजह से जो है बच्चा नहीं हो रहा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी ये बड़ा लोगों को हैरत होगी कि 50% के चांसेस हैं कि मेल में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आगाह कीजिएगा। मेरी मिसेस गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हम सैटरडे को डेडिकेटेडली इनफर्टिलिटी क्लिनिक करते हैं। तो हमारे पास जब भी कोई फ़ीमेल आती हैं मेरी मिसेस के पास, वो अक्सर उनको सवाल करती हैं कि आपका मेल पार्टनर किधर है। अक्सर सुनने को ये मिलता है, वो तो कहते हैं मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, तो मैं क्यों आऊँगा, ठीक है। हम उसका केस नहीं लेते हैं, हम उन्हें काउंसल करते हैं, उन्हें आने की ज़रूरत है कि अगर हम सिर्फ फ़ीमेल के अंदर डिग आउट करते हैं, उसके अंदर कोई मसला निकल आता है तो बस यहाँ कहानी ख़त्म हो जाती है। घर वाले, उसके सारी फैमिली मेम्बर्स कंक्लूड कर देते हैं और नहीं जी ये तो मसला फ़ीमेल के अंदर, ये मेल के अंदर तो है ही नहीं, फिर वो क्यों टेस्ट कराएं। भाई मेरी आंखों में कोई ऐसा अल्ट्रासाउंड नहीं लगा हुआ है, तो माइक्रोस्कोप नहीं लगा हुआ है कि मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर कोई मसला नहीं है। तो जब स्क्रीनिंग करनी है, तो जब हमने इवेल्युएट करना है, इनफर्टिलिटी को ट्रीट करना है, उसके लिए लाज़िम व मलज़ूम है हमारे पास फ़ीमेल की सारी हार्मोनल स्टडी और अल्ट्रासाउंड एवरी इन्वेस्टिगेशन हो, ठीक है, और साइमल्टेनियसली मेल का भी हो। इस इम्तिहान में एक कपल पास तभी हो सकता है जब हमारे पास फीमेल मेल मियाँ बीवी दोनों का प्रोफाइल सामने। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ये तो आपने जो बात की है बिल्कुल इसी तरह से है। अभी तो ख़वातीन डॉक्टर के पास जाना शुरू होती हैं, कुछ पता भी नहीं लगा होता, फिर भी लोग ही ख़ानदान वाली कहने लग जाते हैं हाँ डॉक्टर को दिखाया है, अब देखो शिफा दे दे अल्लाह मियाँ। लेकिन डॉक्टर साहब जहाँ तक मेल की बात है, अब 2 फैक्टर्स और भी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। जिस तरह हुमायूं ने जो है वो टेलीफोन की बात की, मोबाइल फ़ोन की बात की, अब स्ट्रेस भी बहुत बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है कि जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ रही है मर्दों के अंदर। स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, आप हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन को देख रहे हैं, माश के उनको इतने लाले पड़ गए हैं कि वो हर वक्त इस चीज़ में मसरूफ़ रहते हैं कि हम किस तरह से अपनी फैमिली को आगे लेके चलेंगे, और इसकी वजह से अर्ली उनके अंदर इनफर्टिलिटी आना शुरू हो जाती है। क्या इसके लिए भी उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि हमारा स्ट्रेस तो कम नहीं हो सकता क्योंकि ये फैक्टर्स कम नहीं हो सकते, लेकिन उसके लिए हमें कोई अपनी और निगहदाश्त करने की ज़रूरत या ख्याल रखने की, डाइट कोई चीज़ डालने की, इसके हवाले से भी बताएं। देखें बड़ा ही अहम नुक्ता आपने उठाया है, मैं आपसे 110% एग्री करता हूँ। स्ट्रेस कंट्रीब्यूट्स अ लॉट ऑलमोस्ट इन एवरी डिजीज़, जस्ट लाइक स्मोकिंग कंट्रीब्यूट्स इन ऑलमोस्ट एवरी कैंसर, ठीक है। स्ट्रेस में होता क्या है, आपके एमरजेंसी हार्मोन्स जस्ट लाइक द कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, सो वो आपके ऊपर ओवरऑल हेड टू टो नेगेटिव इम्पैक्ट ही छोड़ता है और वो मेल की फर्टिलिटी पे भी असरअंदाज होता है, नंबर 1। दूसरा, जो डाइट हम कंज्यूम कर रहे हैं, स्पेशली व्हाट बैड वी हैव इंजेक्टेड इन आवर फूड कल्चर इज़ वेस्टर्नाइजेशन। ये जो फास्ट फूड, ये जो जंक फूड है, ठीक है, ये जो प्रोसेस फूड है, फिर फूड के अंदर एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। दूध, चिकन जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर मिलावट बहुत है, ये मिलावट से पाक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम कुछ अवॉइड कर सकते हैं और कुछ अवॉइड नहीं कर सकते। तो हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट्स है न्यूट्रिएंट्स की वो पूरी नहीं होती। डॉक्टर साहब ब्रेक लेनी हमें यहाँ पे, लेकिन उससे पहले एक बहुत बोल्ड कमेंट मैं देना चाहूँगा। हम जब भी किसी को बीमारी होती है, तो मैंने कभी किसी को नहीं सुना ही कहा ये एड्स ज़दा है इससे दूर रहो, या उसको ताना दिया एड्स ज़दा का, कैंसर हो तो कैंसर ज़दा है। सो क्यों जब किसी मर्द को इनफर्टिलिटी होती है तो उसे आप नामर्द का नाम देकर उसे सोसाइटी में शर्मिंदा करते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मच जाएगी साथ में।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। डॉक्टर साहब से बड़ी मज़े हासिल गुफ्तगू हो रही है। डॉक्टर साहब, मैंने अब आपसे हलीमा ने जो स्ट्रेस का सवाल पूछा, इट वाज वन ऑफ इट्स ओन काइंड। सवाल बहुत छोटा, बहुत मुख्तसर, बड़ा सादा, लेकिन उसमें बहुत चीज़ें रची बसी हुई थी। एक तो हमने शायद पूरा सेशन करना है जिसमें हमने बताना है कि स्ट्रेस कैसे नहीं लेना, टेंशन कैसे नहीं लेनी। जैसे उसने खुद ही कहा कि इस तरह के इकोनॉमिक हालात में देयर इज़ नो चांस बट टेकिंग स्ट्रेस। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछूंगा, जो आपके सवाल के जवाब के बीच में एक बात थी, वो थी सिगरेट नोशी। सिगरेट नोशी एक ऐसी चीज़ है जो भी आपको बहुत सारी बीमारियों की तरफ धकेल देती है, और इसमें इनफर्टिलिटी भी एक बहुत अहम हिस्सा है। ऐसे ही हम देख रहे हैं कि ड्रग्स का इस्तेमाल अब तो हमने देखना भी शुरू कर दिया, जिन्होंने डिलीवर भी करना शुरू कर दिया वो पकड़े जा रहे हैं, और बड़ी हैरत हो रही है और अफसोस भी हो रहा है। हम मेकअप रूम में बड़ा, मैं और हलीमा और ज़ैनब बड़ा डिस्कशन हम करते हैं, तो हम बड़ा उदास थे कि आजकल की नौजवान नस्ल तो तबाह बर्बाद हो रही है, और इसी ड्रग्स की वजह से। उनको पता भी नहीं है इस बात का। सिगरेट और ये ड्रग्स, ये आपको कहाँ लेके जाती है व्हेन इट कम्स टू इनफर्टिलिटी? ये आपको कहाँ नहीं लेकर जाती, आप मुझे ये पूछें। ये आप समझें जैसे केटू की पहाड़ी, तो ये कोई लिमिट नहीं है। ये तो आप उसके नशे की बात करें, हाँ, तो लेते हैं तो फिर जा लेके जाती जी जी, मैं वही कह रहा हूँ, ये आपको कहाँ कहाँ नहीं लेकर जाती, तबाही के हर मोड़ पे लेकर जाती हैं। आई मीन टू से दिमाग से लेके, आपकी लंग से लेके, आपके हार्ट से लेके, किडनी से लेके, आपके लिवर से लेके, आपके आंत से लेके, ये कहाँ कहाँ पे आपको तबाही और बर्बादी नहीं करवाता। तो स्मोकिंग जो है, देखें उस सिगरेट की डब्बी पे लिखा भी होता है, इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल इसी के साथ मैं पूछ लेता हूँ। जी, मेरे जहन में आया, भूल जाऊंगा मैं। डॉक्टर साहब, क्या मर्दों में या ख़वातीन दोनों में इनफर्टिलिटी के कोई सिम्टम्स होते हैं? आपको पता चल जाए कि आप इस चीज़ में आपने अपना इलाज कराना है, जैसे बाल गिर जाना या आपको कहीं पे ख़ास जगह पे तकलीफ़ होना, क्या ये कोई अलामात ऐसी हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है और उसको ठीक करना होना है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा। जी जी, बहुत सारी बीमारियों के कुछ अलामात नहीं होते, तो जस्ट लाइक दोज डिजीज़ एज सच इसका भी कोई सिम्टम नहीं होता, कोई अलामात उस तरह से नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसी, जैसे फीमेल्स के अंदर PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, जिसका मतलब है उनकी अंडादानी जो है उनमें छोटी छोटी सिस्ट हैं, उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस में वो चली जाती हैं, उसकी वजह से उनके बाल आने शुरू हो जाते हैं, मोटापे का शिकार हो जाती हैं, और ये उस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स उसमें आने शुरू हो जाते हैं जो अल्टीमेटली फ़ीमेल इनफर्टिलिटी में कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है। इसी तरह फ़ीमेल्स के अंदर, ओवरी के अंदर एक इंडोमेट्रियोसिस नाम की चीज़ होती है, जिसे हम चॉकलेट कलर सिस्ट कहते हैं। कुछ ख़वातीन के अंदर रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन होती है, तो जहाँ पे वो बीच आ जाता है, चॉकलेट कलर फ्लूइड आ जाता है, वहाँ पे वो सिस्ट बनाना शुरू कर देता है। ठीक है। सो दैट इंडोमेट्रियोसिस कंट्रीब्यूट्स अबाउट 45% इन फीमेल इनफर्टिलिटी। उसके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं कि नॉर्मली मेंस्ट्रुएशन में जो पेन होता है, इसमें अनयूजुअल अनबियरेबल पेन होगा। ठीक है जी। ठीक है। डिस्पैरोनिया होगा। ठीक है। इसी तरह उसमें भी ओबेसिटी आनी शुरू हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से चेहरे के ऊपर बाल आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, अपना नाम बताए बगैर अब कॉल कर सकते हैं। यकीनन हमें अंदाज़ा है कि सोसाइटल प्रेशर है, चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे तो वापस आएंगे तो ओबेसिटी की। ओबेसिटी भी इसकी वन ऑफ द रीजन होती है, इसमें बहुत अहम है। और अब हम उसको लिंक कर बात करेंगे जो मोटापा है, और मोटापा कितनी बीमारियों को अपने साथ उसका जन्म होता है, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक टू द शो। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, अगर अपनी शनाख्त नहीं बताना चाहते, अपना नाम रिवील नहीं करना चाहते, अपना शहर रिवील नहीं करना चाहते, तो दिस इज टोटली अप टू यू। आप लोग किसी भी तरह से सवाल पूछने की अहलियत भी रिक्वेस्ट है कि आप बेशक बिल्कुल ना हाँ बिल्कुल, हमें कोई इशू नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम इसी चीज़ को ओबेसिटी से भी लिंक करते हैं। बहुत सारे लोगों को इनफर्टिलिटी ओबेसिटी की वजह से हो जाती है, ये आपने कितने % देखा है और इसकी रीज़न क्या बनती है? ओबेसिटी में ऐसी क्या चीज़ है जो वो इनफर्टिलिटी की तरफ ही ले जाता है इंसान को? ओबेसिटी या मोटापा ये उम्मुल अमराज है, जिसे हम कहते हैं बीमारियों की माँ है। इट इज़ अ मदर ऑफ डिजीजेस। सॉरी, इस कॉल ले लेते ताकि ये बीच में इंटरप्ट कहीं ना कहीं करना पड़ जाएगा, तो आप इसको डिटेल से शुरू से बताइएगा। जी ठीक। सफिया हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सफिया जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक, आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं फर्स्ट क्लास। आज आपने बड़ा अच्छा टॉपिक रखा है, इससे मतलब कि हमारे बच्चों की जनरेशन का सबका ही लिंक है। और दूसरा मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी स्माइल को, अपने एटीट्यूड को एक साइड पे रख के बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस बोल्ड टॉपिक को लेके जा रहे हैं। और एक जो माँ होती है वो एक अपनी बेटी को और बेटे को इतना अपना फ्रैंकनेस लेवल रखना चाहिए कि वो उनसे डिस्कस कर सके, और वो माँ बड़े अच्छे से जान सकती है कि इस बच्चे की शादी होनी चाहिए या इस बच्चे की शादी होनी चाहिए कि नहीं। तो अगर तो वो बच्चा या बच्ची, उनके लड़की का तो आराम से पता चल जाता है कि उसका मंथली साइकिल सही चल रहा है, तो उससे बड़ी अच्छी से वो जान पहचान कर सकती है। और लड़कों से भी एक लिमिट्स में रह के कि नॉट उनका इंटरेस्ट डेवलप करें, बल्कि उनके साथ डिस्कस करें इस बोल्ड टॉपिक पे, और उनसे पूछा जा सकता है। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि इस चीज को ट्रीट करके फिर शादी करें। अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम है तो जब तक वो ठीक नहीं होती तो शादी ना करें, किसी और की जिंदगी खराब करें या बाद में प्रॉब्लम हो। और एक जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ठंड में एसी में जब नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं तो आप एक जो होते हैं मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं, इनमें आप देखते हैं कि वो बेहतर से इसको परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह मेरा कुछ टाइम एक्सपीरियंस रहा है, ये जो गायनिंग की डॉक्टर हैं उनके साथ, तो एज ए नर्स, तो वो मैंने वहाँ पे देखा है कि ये हर दूसरे साल, जैसे मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, एक्टिव लोग हैं, इन लोगों की बीवियां हर साल बच्चा पैदा कर रही होती हैं। तो क्या फिजिकल तौर पे एक्टिव होने से, और एक जो अब आप पॉइंट हाईलाइट करने लगे हैं कि पेट कम होने से भी मैंने देखा है कि जो लोग गरीब हैं ये तो दूसरे साल ही बच्चा पैदा कर रहे होते हैं। वेरी ऑब्जर्वेंट, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है सफिया जी। हाँ, और इन टॉपिक को इन लिमिट्स में और इन जैसे जो इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, इनकी नजर में या अल्फाज में अच्छा चुनाव है, ऐसे डॉक्टरों के साथ इन मौजूदों को नेक्स्ट भी करना चाहिए। इस पे कोई बात भी नहीं करता, ट्रीट भी नहीं करा सकता, और परेशानियां और डिप्रेशन पहले ही हैं मुल्क में, वो हालात हैं। तो इस और इन चीज़ों से होते हैं, तो एक हेल्दी लाइफ क्यों ना गुजारी जाए। और मैं आज ये जो फैमिली से रिलेटेड डे है, इस पे ये कहना चाहूँगी कि हमारे आसपास अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार होता है और उसका एक बंदा ही उसको संभालने में इन्वॉल्व होता है, या एक बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा थोड़ा टाइम लेता है, तो वो माँ उसको अकेले ही संभाली जाती है। तो हमें थोड़ा सा सहारा बनना चाहिए ऐसी माँओं का। अगर उसका बच्चा वो सोने वाला बहुत एक्टिव बच्चा है, तो उसको थोड़ा सा माँ को सांस दिलाएं कि आप भी थोड़ा रेस्ट कर लो, हम आपके बच्चे को देख लेते हैं। आप इसका दर्द बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं सफिया, और आपने हमारा पूरे टॉपिक को जिस तरह एक कंक्लूड करके आपने उसमें किया है, यही एफर्ट हम दोनों करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम करने की कोशिश कर रही है। और डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया कि वो उसको उसी तरह संभाल रहे हैं जिस तरह हम संभाल रहे हैं, और एक ही पेज पर है। आपने जो बात की, अल्लाह ताला आपको बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाएं जो आपके बच्चे के लिए सहारा बने और आपके लिए सहारा बने, ताकि आप उसकी अच्छी तरीके से परवरिश कर सकें। छोटा सा ब्रेक लेते, वापस आएंगे। हलीमा ने जो सवाल किया था ओबेसिटी के हवाले से, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल पूछा था डॉक्टर साहब से ओबेसिटी के हवाले से कि ओबेसिटी किस तरह इनफर्टिलिटी का जो है वो ज़रिया बनती है। डॉक्टर साहब आप उसका जवाब दे रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ओबेसिटी को कहते हैं उम्मुल अमराज, मदर ऑफ डिजीज़। बेसिकली ओबेसिटी में होता क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है।
तो हार्मोनल इम्बैलेंस ओवरीज़ को इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से फ़ीमेल्स के अंदर PCOs आने शुरू हो जाते हैं और दैट बिकम्स द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन फीमेल इनफर्टिलिटी। ठीक है। सो अगर आप और बीमारियों की बात करें, कौन कौन सी बीमारियां जन्म ले सकती हैं तो कौन सी बीमारी जन्म नहीं ले सकती, इट इज़ द मदर ऑफ ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, जोड़ों में दर्द जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं, अगेन रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ जैसे मैंने कहा PCOs मोर कॉमन हैं। इसके अलावा मूड डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन में लेके जाता है। सबसे जो ख़तरनाक मैं कहता हूँ अटैक है ओबेसिटी का, वो ये डिप्रेशन की शक्ल में ही है। जैसे घर में सारे लोग शादी पे जाते हैं, ये घर में ये जो एक इंसान ओबेसिटी का शिकार है तो ये जाने से इतराता है, ये माजरत करता है अपने फैमिली मेम्बर से, मैं जाऊंगा महफिल में मेरी बॉडी शेमिंग होगी, लोग कहेंगे वो देखो, सब लोग मेरी तरफ देखेंगे, हकारत की नज़र से देखेंगे। ये इंसान जब खुद रोज़ अपने आप को आईने में देखता है, इसको खुद को अच्छा नहीं लगता, ये खुद को अच्छा दिखना चाहता है, ये दूसरों को भाई बहनों से अपने आप को कंपेयर करता है, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सो ये साइकोलॉजिकली ये ओबेसिटी इफ़ेक्ट करता है। जब कोई भी इंसान साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट होता है तो उसका हार्मोनल जो एक मोटरवे है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है उसकी वजह से फिर आप बहुत सारे मसले मसाइल से दो चार होते हैं, जिनमें वन ऑफ द रीज़न इज़ फैटी लिवर। फैटी लिवर को लोग बड़ा आसान लेते हैं, इसको आसान ना लिया जाए। जो विसरल फैट है वो सबसे ख़तरनाक है। डॉक्टर साहब, जोड़ों का दर्द भी इससे होता है, यहाँ तक इनफर्टिलिटी का भी इससे बहुत इम्कानात होते हैं अगर आपका है, लेकिन ओबेसिटी कभी कभी आपके हाथों में नहीं होती। आप चाहे लोग कहते हैं मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, मैं 2 टाइम का खाना खाता हूँ या 1 टाइम का खाना खाता हूँ, लेकिन मुझ पर बस हमें तो हवा भी लग जाती है। ऐसे लोग के लिए क्या वो कितनी की ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं? देखें, घंटा वॉक करेंगे या 1 घंटा एक्सरसाइज कर लेंगे, लेकिन वो उस तरह अफेक्ट नहीं पड़ता और वो थक हार जाते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़िद्दी फैट आपका पेट का फैट होता है। एग्रीड। इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, वक्त की कमी को मद्देनज़र रखते हुए, सख्त फैट को मद्देनज़र रखते हुए, कुछ भी ना खाकर भी वजन चढ़ते को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या मशवरा देंगे? देखें, एक इंसान जो नॉर्मल खाना खाता है तो वो कहता है मैं खाना भी ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, ये भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मेरा वज़न बढ़ गया, तो ये निशानदेही करता है जेनेटिक्स की तरफ कि उसकी फैमिली में कहीं ये रन तो नहीं कर रहा है। तो अगर उसकी फैमिली में ये रन कर रहा है और जेनेटिक मेकअप इसमें इन्वॉल्व है तो वहाँ तो फिर उससे एक्सरसाइज से, डाइट कंट्रोल से तो ये कंट्रोल नहीं होना। तो वहाँ पे फिर रोल आता है नॉन इन्वेजिव सर्जिकल ट्रीटमेंट के ऊपर और सर्जिकल ट्रीटमेंट के ऊपर। इस ओबेसिटी के तोड़ में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर आया था वो आया था स्टमक स्टेपलर, नहीं, सीमाग्लूटाइड। आई डोंट नो, हम कॉल लेते हैं, हम इसके बारे में जानते हैं क्या? ओज़ेम्पिक के नाम से बड़ा मशहूर। ओज़ेम्पिक, ये तो पता है। हमारे पास लोग आते हैं, हमारे पास जब लोग आते हैं वो हमें ये नहीं कहते हैं कि हमारे मोटापे का इलाज करें, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें ओज़ेम्पिक दे दें, ओज़ेम्पिक दे दें। हम कॉल लेते हैं, फिर आपसे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बच्चों, कैसे? ठीक हो? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? क्या बैलेंस खत्म हो गया है? वर्कशॉप पे काम ज्यादा हो गया है? 10 बजे की जो टाइम लिमिट या 8 बजे की होगी उसकी वजह से आप धक्का-ठक गाड़ियां जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्या मसला चल रहा है जिंदगी का आपके? पहले तो मैं डॉक्टर साहब को सलाम कहूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद मैं कहूंगा कि भाई बतलाए कि नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाज़ दफ़ा मुझे पास नई नेटवर्क आ रहा होता है, क्योंकि मेरा नेटवर्क पे देखता हूँ तो वो नहीं आ पाता है, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि मैं क्या, मेरे पास आपको पता है मैं रेगुलर 4-5 चैनल से करता हूँ, आपका चैनल प्रायोरिटी पे मेरे पास, लेकिन उसकी वजह सिर्फ यही है। लेकिन दिलों में तो आप मेरे रहते हैं ना यार, ऐसी क्या बात है? नहीं, मुझे दिलों वाले लोग नहीं चाहिए, मुझे बिलों वाले लोग चाहिए जो बिल खर्च करे मुझ पे। बिल को आप कंसिडर करें यार। ये देखें, अभी ये मौजूद ना छेड़े, खामखा हलीमा के साथ लेके मैं फिर शुरू हो जाऊंगा, तो अभी बाद में बात करते हैं, डॉक्टर से बात कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर, मुझे बड़े जल्दी तो मैं सवाल करूंगा। एक तो मुझे सवाल ये करना है कि देखें, बात ये कि हमारे यहाँ मैं जो, क्योंकि मेरे दोस्त मुझसे इसलिए जलते हैं कि मेरा वेट अंडर कंट्रोल है,
मैंने जो तरीक़ेकार इख्तियार किया ना कि मैं अपनी भूख से थोड़ा कम खाता हूँ। और दूसरी बात है कि मतलब जैसे लोग एक फैशन के तौर पे कीटो फूड और ये वो फना सब करते हैं, उसके बाद जाके वो जंक फूड खा लेते हैं और वो थोड़े अरसे के लिए वो फैशन के तौर पे चीजें अपनाते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है। और ये जो सस्टेनेबिलिटी है हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग जो है जो भी जो डाइट पे वर्क कर रहा होता है वो टेम्परेरी तौर पे कर रहा होता है, उसके बाद वो छोड़ देता है, सस्टेनेबिलिटी नहीं होती। उनको क्या मैसेज आप कन्वे करेंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया, जाइए, आपका ख्याल रखें। थैंक यू सो मच जी। कश्यप की भी कॉल ले लेते हैं साथ में, फिर अब एक साथ ही आपको सवाल याद रहेगा क्योंकि मेरा और इसका तो गोल्डफिश में उनका सवाल थोड़ा सा मुझे कम सुनाई दे रहा था क्या? जी जी, मुझे वो आपको बता दें। जी कश्यप, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। आपको भी बहुत बहुत। कैसे हैं हलीमा, हुमायूं और हमारी जैनब? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जैनब अब आपको हमारा कहूंगी तो भाभी से मांग कुछ खानी है। तो उधर भी साथ है, वो कौन सा गैर शादीशुदा है, वहाँ पे भी एक उनका है हस्बैंड। ओ भाई नहीं, मुझे नहीं कुछ चाहिए। तो मेरी बीवी को आपने क्या समझा है फिरौन? वो फीमेल होने की वजह से कह रही हैं कि साथ उनको कुछ नहीं कहेंगे और हो सकता है भाभी को अच्छा ना लगे कि फीमेल आपकी तारीफ। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, आप खुदा के लिए आप मेरी अम्मी की उम्र की हैं, आपका तो बिल्कुल नहीं बुरा बनाएगी, आप बेटों की जगह में आपके साल छोटी हूँ मैं, अम्मी की उम्र का बना दिया आपने मुझे। और हमारी लाइट ऑफ है रात की, बारिश की वजह से, बारिश बहुत ज्यादा हुई तो लाइट रात की ऑफ है, तो इसलिए मैं अब आपको देख नहीं पा रही, ऐसे बात कर रही हूँ। क्या टॉपिक है? जी आज टॉपिक ये है कि हम बात करें ओबेसिटी के हवाले से, जो मोटापा होता है उसके हवाले से और बांझपन के हवाले से, दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपने किसी के बारे में सवाल करना, जल्दी से करें, फिर हम ब्रेक लेंगे। जी जी, मैं पूछना चाहती हूँ कम करने के बता दें कोई तरीके, मोटापा, बेली फैट कम करने के लिए खाना बंद करते हैं, लोगों को तंग करना। थैंक यू सो मच कश्यप फॉर कॉलिंग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग जो है वो ओबेसिटी के हवाले से जो है बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से, और इनफर्टिलिटी के हवाले से उन्होंने बताया कि ये एक बहुत बड़ा कॉज बनती है। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा इससे लिंक सवाल, उसके बाद हम इसकी प्रोसीजर्स की तरफ जाएंगे कि इसे कम कैसे किया जा सकता है। आप किचन की तरफ जाओगे? अच्छा जी, टाइम हो गया, पता नहीं लगा वक्त गुजरने का। अच्छा, वक्त गुजरने का पता नहीं लगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल मेरा बच्चों के हवाले से है कि आजकल हम देखते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा ओबीज हो रहे हैं और उसकी वजह से उनका साइकिल जल्दी शुरू हो जाता है, फिर वो जब तक शादी की एज को पहुंचते हैं, आजकल हम देखते हैं शादी भी उतनी जल्दी नहीं हो रही है जितनी पुराने ज़माने में हुआ करती थी। 25, 26, 27 ये नॉर्मल एज जो है समझी जाती है लड़कियों के हवाले से शादी की, तो उनका बहुत टाइम ऑलरेडी गुजर चुका होता है। फिर वो शादी के बाद कहते हैं अब थोड़ा अर्सा हमने इंतज़ार करना है, अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर हम बेबी की तरफ जाएंगे, बेबी प्लान करेंगे। और जब तक वो बेबी प्लान करना शुरू करते हैं काफ़ी डिले आ चुका होता है, और फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि जी अब तो बड़ा मुश्किल हो गया आपके लिए, एक काउंट ही आपका इतना नहीं रहा कि आप कंसीव करें। इस हवाले से आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? अगेन जो आपका सवाल का पहला पहलू है कि कुछ बच्चियों को अर्ली मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती हैं। अगेन मैं डाइटरी इंसल्ट को यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगा। ये ज़्यादातर देखने में अर्बनाइजेशन में ही आया है जी। क्यों? वहाँ पे फास्ट फूड का ज़्यादा रुझान है, फिर जो हमारे ट्रेडिशनल कुजीन्स हैं जो हाई इन फैट एंड शुगरी आइटम्स उसके अंदर हैं, तो अगेन वही बात आ गई कि हार्मोनल इम्बैलेंस में चले गए और अर्ली मेंस्ट्रुएशन, अर्ली मेनार्की उनको आ गई। ठीक है, अब आते हैं आपके सवाल के दूसरे पहलू में। देखिए, हर चीज़ का एक टाइम है, तो अगर वो टाइम से ना किया जाए तो बाद में एक्सपेक्ट करें आप उससे अच्छे रिजल्ट्स आ जाएं, तो ये आपकी खाम ख्याली है। तो यहाँ पे वो मुहावरा अप्लाई ना करें कि देर आए दुरुस्त आए, यहाँ पे वो मुहावरा अप्लाई ना करें। ठीक है, हमारे साथ कॉलर भी हैं डॉक्टर साहब, हम उसके भी साथ कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आई फॉरगॉट द नेम, शाहनवाज। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं?
बस बड़ी मेहरबानी, आप लोगों का माशाल्लाह प्रोग्राम बड़ा अच्छा जा रहा है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये एक बर्निंग इशू है थ्रू आउट पाकिस्तान, ओबेसिटी। मैं बेसिकली कोयटा से बिलोंग करता हूँ और मेरी एज है 42 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। डेली 3.5 से 4 किलोमीटर वॉक कर रहा हूँ, लेकिन जो डिजायर रिजल्ट हैं ओबेसिटी रिड्यूस के वो नहीं मिल रहे। डाइट भी नॉर्मल है, जो आम सी नॉर्मल सी डाइट है, कोई हैवी डाइट ये चीज नहीं ले रहा। और दूसरा मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा कि क्या इनका ये ओबेसिटी फैमिली में रन तो नहीं कर रहा? आपके खानदान में भी कोई है जो ओबीस है, जिसमें मोटापा हो बहुत ज्यादा? जी 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 है सर, है। तो यहाँ पे वही बात आ गई जो मैं जेनेटिक रीजन बता रहा हूँ। तो इनके अंदर जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, तो वो कह रहे कैसे ठीक हो सकती है? वो ठीक सर्जरी पूछ लें ताकि फिर एक ही बात जवाब दे दें जल्दी से। जी जी सर आप पूछ लें। जी 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 सर, इसमें मैं दूसरा ये कहना चाह रहा था कि अब अर्ली इन द मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, जिम भी जा रहा हूँ, लेकिन डिजायर रिजल्ट्स हैं वो नहीं मीट हो पा रहे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। जो देखें, जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें आप अपना वेट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो है हिम्मत मर्दा मदद खुदा। वो ये कर रहे हैं लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा है। ये जहाद में नफ्स कर रहे हैं डाइट के साथ भी, और ये एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन ये काम कर नहीं रहा। ठीक है, अब इसके लिए इनको हमारे पास आना पड़ेगा। सबसे पहले जो पैमाना है BMI, जिसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, उससे ये पता लगाया जाए क्या ये ओवरवेट है, क्या ये ओबेसिटी टाइप 1 में फॉल कर रहे हैं, ये ओबेसिटी टाइप 2 में फॉल कर रहे हैं, या ये मॉर्बिड या सुपर ओबेसिटी या क्लास 3 में फॉल कर रहे हैं। ये जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। ये देखिए, मैंने मुझे बहुत अच्छी उस दिन बात आपने कही, BMI का ये भी मसला है कि आपको ये नहीं पता चलता जो आपका मास है, बॉडी मास है, वो क्या मसल मास है या वो आपका फैट मास है। ये भी तो बड़ा सवाल नहीं होता? नहीं, इट इज़ सो सिंपल एंड इट इज़ वेरी डायरेक्ट फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला। बॉडी मास इंडेक्स किसी का भी अभी बैठे बैठे आप कैलकुलेटर खोलें और उसमें कैसे निकाल सकते हैं? तो वो वेट है ना डॉक्टर साहब, वेट है तो वेट तो कोई भी हो सकता है। आज सर लेकिन हुमायूं आपका तो मसल का वेट होगा ना, लेकिन कोई भी जो ओबीज है उसका पता लग जाएगा कि फैट ही है। आपको कह रहे हैं कि आप उनको डॉक्टर के पास ही आना है, तो तभी इनको डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। इनको अपनी जो गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस के मुताबिक ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, आया कि ये ओज़ेम्पिक या मुंजारो इंजेक्शन जो नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है जिसमें सर्जरी की जरूरत है, क्या ये उस क्लास में फॉल करते हैं? ठीक होंगे, एब्सोल्युटली। या ये बेरियाटिक सर्जरी यानी वेट लॉस सर्जरी, जिसका मतलब है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी या बाईपास सर्जरी तो नहीं करना पड़ सकता। ठीक है। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी का क्या मतलब है कि हम मैदे का साइज केले जितना कर देते हैं। ठीक है। तो जब केले जितना कर देते हैं 70 to 80% आपने निकाल दिया, तो अब आपकी कैपेसिटी कम हो गई है, अब आपसे कम खाना खाया जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताएं जी। आपने जो ओरियो शेक जो मैंने बिस्किट्स लिए हैं वो 8 से 10 अदद लिए हैं, चॉकलेट आइसक्रीम 3 स्कूप लिया है, ठंडा दूध 2 कप इसमें जाएगा, चॉकलेट सिरप 2 खाने के चम्मच, चीनी आपने इसके अंदर डाली है 1 खाने के चम्मच, और बर्फ़ 1 कप इसमें जाएगा। सब चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और आपका जो ओरियो शेक है वो बन जाएगा। ये बहुत डिफिकल्ट रेसिपी थी, इसको बनाने के लिए आप किसी की हेल्प ले लें। आपने क्यों आइसक्रीम डाली है इसके अंदर? मुझे तो आइसक्रीम के बगैर ज्यादा अच्छा लगता है। आइसक्रीम के साथ बड़ा मजे का थिक सा कुछ तो होता है उसमें ना, ओरियो के अलावा दुनिया में खाली दूध और ओरियो। मैं जब बनाती हूँ तो मैं दूध और ओरियो का ही बनाती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हलीमा फिर बताओ शेफ कैसे लगती? कुछ तो डालना था ना उसने। डॉक्टर साहब जल्दी से बता दें, एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में बड़ा मशहूर है कि वो भी इनफर्टिलिटी का एक कॉज है, बात सच है कि नहीं, ताकि हम ये भी इंफॉर्मेशन दे दें। देखें, बिल्कुल 110% इसका इसके साथ ताल्लुक जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक। जो एनर्जी ड्रिंक्स में फ्लेवर्स या जो भी हम चीनी एंड चॉकलेट्स एंड अदर देन दैट, ये ओरियो बिस्किट ऑल दैट जो भी हम ऐड करते हैं, तो मैं थोड़ा सा, मेरे ख्याल में आपको शायद अच्छा ना लगे, बाद हम एक चीज पीते हैं, ज़ैनब को शायद अच्छा ना लगे, तो मैं कहूँगा कि जो भी आपकी डाइट है उसमें से शुगरी आइटम्स को निकाल। कौन सा मैन्युफैक्चर करती है जो से अच्छा ना लगे? तो शुगरी आइटम्स को निकाल। शुगर इज साइलेंट किलर जी। शुगर, रिसर्च हुई है कि कैंसर सेल्स की पैदावार, कैंसर सेल्स की नशोनुमा जिस एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं, तो वो है मीठा। बाबा प्लीज आप ये क्लिप काट के मैं आपको भेजूंगी, आपने देखना है, क्योंकि जब भी मैं बाबा को कहती हूँ आगे से कहते हैं बेटे
बहुत जरूरी है बच्चों के लिए शुगर। तो मैं आपको एक क्लिप काट के भेजूंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत कम था लेकिन आपसे इतना कुछ हमने आज सीखा, बहुत सी चीजें आपने बताई, बड़ा बोल्ड टॉपिक था जो हम आगे तक लेके गए। इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा भी इनवाइट करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक्स टू द टीम एंड इम्तियाज ऑफ कोर्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग अ गेस्ट जिसके साथ हम इतने बोल्ड टॉपिक पे बड़ा कवर्ड लेकर हम चले। हमने बड़ी कोशिश की। आपको बहुत शुक्रिया कि आपने भी हमारा साथ दिया और उसे अप्रिशिएट भी किया। हलीमा, ज़ैनब, थैंक यू सो वेरी मच। विल बी बैक इंशाल्लाह ताला आफ्टर द वीकेंड। आप अपना सैटरडे संडे बहुत अच्छा गुजारे, घर वालों के साथ गुजारे, बातें करें, चिल करें, आपका हर दिन, हर महीना, हर साल बहुत अच्छा गुजरे।